बाबू डकैत एक बहुत ही चालाक और एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था। रहमान डकैत ने भी इसी दौरान अपना नाम बनाना शुरू कर दिया और बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया। हाजी लालू, बाबू डकैत, रहमान डकैत, इनकी झड़पें शुरू हो चुकी थी आपस में। रहमान जेल चला गया लेकिन उसका गैंग बाहर था और वो इलाके में रहमान की गैंग को उसी तरीके से उन्होंने कायम रखा और उसके अड्डे वैसे ही चलते रहे। जब रहमान को सिटी कोर्ट पेशी के लिए लाया जाता है तो वो वहां से पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। अरशद पप्पू और रहमान में दोनों के दरमियान लियारी की बदनाम तरीन गैंग वॉर शुरू होती है, जिसमें दोनों तरफ के दर्जनों लोग मारे जाते हैं। मजीद स्पीड जो था वो भी पप्पू के साथ और गफ्फार ज़िक्री के साथ मिलके काम करने लगा। रहमान के लिए मैदान तकरीबन साफ था लियारी में, सिवाय अरशद पप्पू गैंग के। अब रहमान के टारगेट पे बाबू डकैत भी था। बाबू डकैत को मारना बहुत बड़ी बात थी। साथियों के साथ मिलकर उस शादी की तकरीब में फायरिंग की। बाबू डकैत का बेटा अनीस और उसका एक साथी मौके पे मारे जाते हैं। अब वो मौका और वो टाइम आ चुका था। बाबू डकैत को उस वक्त निशाना बनाया जब वो कूट के लिए निकल रहा था। बाबू डकैत जिसने लियारी के एक पहले गैंगस्टर होने का एजाज हासिल किया था, जुराइम की दुनिया में नित नए तरीके निकाले थे, उसने लियारी में जो धाक बिठाई वो मरते दम तक उसकी धाक फिर कायम रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे तो आपने लियारी के बहुत से गैंगस्टर के बारे में सुना है, रहमान डकैत से लेके उज़ैर बलोच तक, अरशद पप्पू से लेके गफ्फार ज़िक्री, मजीद स्पीड और बहुत से लोगों को। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे गैंगस्टर की जो उस्तादों का उस्ताद कहलाता है और जिसने अपनी छाप बिठाई लियारी की गैंग वॉर पे और पूरे कराची की गैंगस्टर में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। और मैं कह सकता हूँ कि ये वाकई उस्तादों का उस्ताद था, इसलिए कि इसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसने आगे चल के जुराइम की दुनिया में बहुत से नामी गिरामी गैंगस्टर पैदा किए। मैं बात कर रहा हूँ इकबाल उर्फ बाबू डकैत की, उस्तादों का उस्ताद बाबू डकैत। जब पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर शुरू होता है 70s में, लियारी में कुछ ऐसे दादागीर थे जिन्होंने पूरे इलाके में धाक बिठाई थी और वो लोकल लेवल पे बदमाशी करते थे और मंशियात का भी काम था, लेकिन उनकी एक अच्छा खासा उन्होंने नाम बनाया था। मैं बात कर रहा हूँ दाद मोहम्मद उर्फ दादल, शेर मोहम्मद उर्फ शेरू की। ये दोनों भाई थे, जबकि इनके दो और भाई भी थे। दाद मोहम्मद वो है जो जिसका बेटा रहमान डकैत के नाम से आप सब जानते हैं। तो इनकी एक बदमाशी थी, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं था कराची लेवल पे। लेकिन ये अपना मंशात फरोशी, चर्स का उसको काम होता था, कुपी का काम होता था, जिसे देसी शराब कहते हैं, लियारी में बिकती थी। और सिनेमाओं पे जो उस ज़माने में जो कराची के सिनेमा थे उसमें भी जो आपने देखा होगा कि उस ज़माने में सिनेमाओं पे भी कुछ लोग ऐसे खड़े होते थे दादागीर किस्म के, जो डिसिप्लिन कायम करने की लाइनें बनाने के लिए। और कोई भी अगर वहाँ पे सिनेमा में कोई बदमाशी करता तो वो लियारी के लोग होते थे जो वहाँ खड़े होकर उनको कंट्रोल करते थे। और दाद मोहम्मद और शेर मोहम्मद, शेरू दादल, ये लोग वो थे जो इन सिनेमाओं को वो दादागीर भी प्रोवाइड करते थे। मतलब एक लोकल लेवल पे अच्छा खासा नेटवर्क था इनका। कुछ सियासी सरपरस्ती भी थी उस वक्त, लेकिन इस तरीके से नहीं थी जो आज गैंगस्टर्स को होती है। उसी ज़माने में लियारी के अक्सर और तकरीबन तमाम गैंगस्टर से मुख्तलिफ एक ऐसा गैंगस्टर जो पढ़ा लिखा था, उर्दू आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएट था, तालीम याफ्ता होने के अलावा उसको तौर तरीके, तमीज़, तमाम चीज़ें आती थी। तो मुझे हमारे एक एसपी गुजरे हैं परवेज़ इकबाल साहब, वो बताते हैं कि बाबू डकैत उनके साथ उर्दू आर्ट्स कॉलेज में क्लास फेलो था और बहुत ही अच्छा फुटबॉलर होने के अलावा डिबेट करता था और सियासी तौर पे अच्छा बालिग था, बहुत अच्छी बातें करता था, मेच्योर आदमी था। तो वो उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वो क्रिमिनल माइंडेड कहीं से भी नहीं था और बकौल उनकी कि उन्होंने हमेशा उसको अच्छा पाया। बाद में उनको यकीन नहीं आता कि किस तरीके से बाबू डकैत जुराइम की दुनिया में आया। ये कालाकोट का रहने वाला एक नौजवान था और वहीं लोकल एक क्लब से बहुत अच्छा फुटबॉलर था। ये जुराइम की दुनिया में उस वक्त इत्तफाकिया तौर पे आ जाता है जब
उसका इलाके के दादागीर शेरू और दाद मोहम्मद और बेग मोहम्मद और इनका एक और भाई था ताज मोहम्मद, इन चारों भाइयों से इनका झगड़ा हो जाता है और उसी दौरान ये छुरी के वार से ताज मोहम्मद को जख्मी कर देता है, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो जाता है। अब ये वो फैमिली है जो वहाँ की दादागीर थी, उस जमाने में सबसे बड़े दादागीर थे, जबकि बाबू डकैत का क्राइम में कोई उसका रिकॉर्ड नहीं था, ना उसके भाइयों का था। ये बहुत बड़ा वाक़या था और लियारी के साथ साथ पूरे कराची में इसकी बड़ी गूंज थी कि एक नौजवान ने इतने बड़े दादागीरों में से एक भाई को कत्ल कर डाला। इस कत्ल के बाद चूंकि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए उसने भागने से बेहतर ये समझा कि मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर देता हूं और उसने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया। जेल जाने के बाद इसकी दोस्ती जेल में ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने इसे अपने रंग में रंग लिया। और वो लोग कौन थे? वो अंदरूनी सिंध के मशहूर ज़माना डाकू थे, जिनमें सादिक गडानी सर फहरिस्त था। उस ज़माने में पूरे पाकिस्तान में ज़ाउलक का मार्शल नाफिज था और ये 80s की बात है, जब सियासी तहरीकें अपने पूरे रूज पे थीं। तो अंदरूनी सिंध में सियासी तहरीकों के साथ साथ डाकू भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और शाम होते ही पूरे अंदरूनी सिंध की सड़कों से अगवा शुरू हो जाते थे। बसों से मुसाफिरों को उतार के उनको डाकू कच्चे के इलाके में ले जाते थे और लाकानूनियत बहुत ज़्यादा थी। और होता ये था कि डाकुओं के बड़े बड़े गैंग 100-100, 200-200 लोग होते थे, जिसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम होती थी। परू चांडियो, मोइब शीदी और अली गौहर चांडियो, इसके अलावा आप बड़े बड़े डाकुओं के नाम जो सुनेंगे वो उसी ज़माने में थे ज़्यादातर। उन्हीं गैंग्स के लोग कराची सेंट्रल जेल में भी मौजूद थे और जब इकबाल और बाबू डकैत की मुलाकात उन गैंग्स के लोगों से हुई तो ये उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। गो के पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन ज़ाहिर है रंग में रंग गया उनके। और ये सादिक गडानी जो कि सखर का एक बदनाम ज़माना डाकू था और उसकी शोहरत ये थी कि वो बैंक डकैतियों का एक्सपर्ट माना जाता था। उस ज़माने में सादिक गडानी, कश्मीर खान, ये वो डाकू थे जिनका नाम बैंक डकैतियों के हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम था। सादिक गडानी ने बाबू डकैत को अपने करीब रखा और उसको समझे कि जेल में भी उस पर हाथ रखा, जिसकी वजह से ये कि बाबू के लिए जेल काटना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि उन सादिक गडानी और उस जैसे बहुत से डाकुओं की दहशत थी जेल में और पैसे की भी रेल पेल थी उनके पास। और दूसरा, जेल का जो स्टाफ था वो भी डरता था इन डाकुओं से। तो बाबू ने जेल बड़ी मज़े से काटी। उस वक्त गुजरने के साथ साथ आगे चल के इकबाल और बाबू की ज़मानत हो जाती है, जबकि सादिक गडानी और उसके गैंग के जो मेंबर्स अंदर बंद थे उनकी भी ज़मानत हो गई। तो ये जब बाहर आते हैं तो इनकी जेल में चूंकि इनके बहुत करीबी ताल्लुकात हो चुके थे, तो इन्होंने बाबू को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया और अब बाबू ने बाकायदा जुराइम की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया था। सबसे पहले उसने इलाके के बड़ों को बीच में डाला और शेरू दादल के भाई का जो कत्ल हुआ था उसके हाथों, उस सिलसिले में इसने उनके साथ सुलह का हाथ बढ़ाया और शेरू और दादल ने भी इसको वो अपने भाई का कत्ल माफ़ किया और उन्होंने अहद किया कि आइंदा कोई आपस में झगड़ा नहीं होगा। बहरहाल बाबू ने सादिक गडानी के साथ मिलकर अपने जुर्म का जब आगाज़ किया तो उसने, जो सादिक गडानी काम करता था बैंक डकैतियाँ, तो बाबू ने भी वही काम शुरू कर दिया और शहर में जो भी बैंक डकैती बड़ी होती थी या किडनैपिंग होती थी उस जमाने में, उसमें जब भी सादिक गडानी का नाम आता था तो उसके साथ साथ बाबू डकैत का नाम भी आने लगा। सादिक गडानी और उसका गैंग कराची में पनाह लेने के लिए बलोच आबादियों में अब उनको बाबू की शक्ल में लियारी, मलीर, माजगोट और दूसरे बहुत से इलाके ऐसे थे जो बलोच आबादियाँ थी। बाबू की वजह से उनके लिए पनाहगाह मिलने लगी और उनके लिए कराची में निस्बतन रहना आसान होता चला गया। और इसी तरीके से बाबू के लिए भी जब पुलिस की सख्ती बढ़ी कराची में, उसके ऊपर छापे लगने लगे और उसने जब पुलिस से छुपने के लिए आगे पीछे भागना शुरू किया तो उसके लिए भी अंदरूनी सिंध में सादिक गडानी की वसात से बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां जाकर वो अपनी रुपोशी काटने लगा। इकबाल और बाबू डकैत की उर्फियत भी बाबू डकैत इसी दौरान पड़ी जब उसने
बैंक डकैतियां की तो इलाके में जब लोगों को पता चला ये सादिक गडानी गैंग में काम कर रहा है, तो इसको लोग बाबू, तो इसको पहले से कहते थे, इसकी उर्फ डकैत भी लग गई तो बाबू डकैत कहलाने लगा। चंद साल के बाद बाबू डकैत अपने गैंग के साथ टावर, कराची में टावर के करीब कमर हाउस केपीटी ब्रांच की बैंक में जब डकैती के लिए जाता है तो वहां पुलिस मुकाबले के दौरान ये मौके पे पकड़ा जाता है और एक मरतबा फिर बाबू डकैत को जेल जाना पड़ जाता है। बाबू के जेल जाने के बाद शेरू और दादल, इन पे भी पुलिस की सख्ती आती है। ये इलाके में मंशियात फरोश थे, तो इनमें से जो दाद मोहम्मद है वो गिरफ्तार होके जेल चला जाता है, जबकि शेर मोहम्मद बीमार होके बिस्तर पे लग जाता है। दाद मोहम्मद उर्फ दादल जेल में कैद के दौरान बीमार होकर इंतकाल कर जाता है, जबकि शेर मोहम्मद उर्फ शेरू ये लियारी में ही अपने घर में ही बीमार होकर पड़ता है, तो उसके बाद बिस्तर से नहीं उठ पाता, उसकी भी मौत हो जाती है। उस वक्त दाद मोहम्मद का बेटा रहमान, अब्दुल रहमान बलोच, उस वक्त बहुत छोटा था, और दाद मोहम्मद के दोस्त हाजी लालू, जो कि जहानाबाद मेवर शाह कब्रिस्तान के करीब ही एक इलाका है, लियारी, उसको भी लियारी कहते हैं, तो वो दाद मोहम्मद और शेर मोहम्मद दोनों भाइयों के बहुत करीब था, और उसका भी लियारी में एक नाम था, वो मंशियात फरोश था वो भी, और उसका भी गैंग चलता था, और ये तमाम लोग आपस में कनेक्टेड थे जितने क्रिमिनल से। तो उस वक्त लियारी में छोटे छोटे बहुत से गैंग होते थे, लेकिन वो गैंग वॉर नहीं होती थी, बल्कि उनका मंशियात, कोई चर्च बेचता था, कोई शराब बेचता था, और फिर बाद में जैसे मार्शल के दौर में हीरोइन, अफगान वार के बाद हीरोइन का ज़माना शुरू हुआ तो हीरोइन भी बेचने लगे, तो इनके अड्डे चलते थे। तो हाजी लालू ने रहमान को जब देखा तो उसने फैसला किया कि इस पे हाथ रखा जाए और इसकी तरबियत की जाए, ये आगे चल के कुछ ना कुछ बन सकता है। बाबू डकैत इस दफ़ा जब जेल गया तो वो बड़ा एक तजर्बाकार डकैत बन चुका था, और चूंकि बाहर भी उसने बड़ा एक नाम बना लिया था, तो जेल में जब इस दफ़ा गया तो उसने जेल में ही बहुत से मुख्तलिफ गैंग्स और बहुत से छोटे मोटे गैंगस्टर्स को भी अपने साथ मिला लिया, और फैसला किया कि जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो अपने गैंग को बाकायदा एक बड़े नेटवर्क की शक्ल देगा। जेल से जमानत पे निकलते ही बाबू डकैत ने यही किया और कलाकोट में एक नेटवर्क तरतीब दिया, जिसमें इलाके के बहुत से नौजवान जो कि जुराइम पेशा थे, कुछ ईरान से आए हुए गैंगस्टर थे, और ये तमाम वो थे जो पहले से ही जुराइम की दुनिया में कुछ ने कदम रखा हुआ था, कुछ नए नौजवान लड़के थे। बाबू ने एक बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क बनाया और भत्ताखोरी, किडनैपिंग फॉर रैंसम और मंशियात के अड्डे, जुआ, सट्टा, ये तमाम चीज़ें बाबू ने मुनज़्ज़म तरीके से चलाई, और लियारी में अब बाबू की धाक बैठना शुरू हो चुकी थी। उसी इलाके में एक और मंशियात फरोश था, अल्लाह बख्श उर्फ काला नाग। ये एक मंशियात फरोश फैमिली से इसका ताल्लुक था, और ये पुराना एक क्रिमिनल था जिसकी पूरी फैमिली यही काम करती थी, उसका गैंग भी बहुत बड़ा था। तो जब उसने देखा कि बाबू डकैत ने एक मुनज़्ज़म गैंग की शक्ल इख्तियार कर ली है, तो चूंकि इनके एक ही इलाके के लोग थे, करीबी थे, तो इनके अड्डों के सिलसिले में अब इन पे बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई, और अब ये एक दूसरे पे हमले भी इन्होंने शुरू किए। लेकिन वो ऐसा ज़माना नहीं था जैसे अब ये गैंग वार आपने देखी कि ऑटोमेटिक कलेक्शन कोफें, G3 राइफल्स और बम हमले ये होते जो अब होते हैं, ग्रेनेड अटैक, वो ज़माने में नहीं होते थे। उस ज़माने में रिवॉल्वर होता था 32 बोर, या फिर छुरी, चाकू, लाठी, ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो ये गैंग एक दूसरे को जहाँ देखते थे अटैक करते थे, और एक बदअमनी शुरू हो चुकी थी लियारी में। इसी दौरान ASP सरदार अब्दुल मजीद की पोस्टिंग लियारी में हुई। ये एक बड़े अच्छे अफसर थे और बाद में एडिशनल IG के रिटायर हुए। तो उन्होंने तमाम मंशियात फरोशों के पीछे घेरा तंग किया, बाबू डकैत वालों पे भी उन्होंने बहुत रेड किए, और तमाम अड्डों को उन्होंने ख़त्म करने का फैसला किया। रोज़ रेड करते थे, खुद जाते थे, और उनके SHOs भी जाते थे। तो इसी दौरान उन्होंने रेड किया जहाँ अल्लाह बख्श और काला नाग, उनसे पुलिस मुकाबले में पकड़ा जाता है, जबकि दूसरे साथी भाग जाते हैं। तो जब काला नाग जेल गया तो उसका गैंग थोड़ा कमज़ोर हो गया।
अब बाबू डकैत और उसके गैंग के लोग तो बाहर थे, उन्होंने मैदान खाली देखा, उन्होंने हमला किया और एक एक करके उन्होंने अल्लाह बख्श उर्फ काला नाग के लोगों को मारना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने 6-7 लोगों को उन्होंने कत्ल किया मुख्तलिफ वक्तों में और उसके पूरे गैंग का सफाया कर डाला। अल्लाह बख्श गैंग को ख़त्म करने से बाबू की लियारी में सिक्का अब कायम हो चुका था और अब कोई गैंग इसके मुकाबले में सामने नहीं ठहर सकता था। और इसके साथ जो टीम थी वो बड़े ही ऐसे गैंगस्टर थे जो कि बेरहम भी थे, हाथ छूट थे और साथ साथ बाबू के साथ वफादार भी बहुत थे। बाबू डकैत के अगर गैंग को देखा जाए, जो उस वक्त लोग थे उनमें अगर देखा जाए तो उसमें बड़े ऐसे गैंगस्टर शामिल हुए जिन्होंने बाद में बड़ा नाम बनाया जुराइम की दुनिया में। ज़्यादातर लोग मारे गए लेकिन हर एक ने इंडिविजुअली अपना ऐसा नाम बनाया कि आज भी उनके नाम को लोग जानते हैं कि कितने जालिम थे और किस तरीके से वो कार्रवाइयाँ करते थे। हुसैन ईरानी, ये ईरान चला गया, रिपोर्ट हो गया था, इसकी बड़ी दहशत थी और इसने भी लियारी में बड़ा ये टैक्टफुल आदमी था। ये मुख्तलिफ नामों से इसने आईडीज़ बनाई हुई थी और लियारी में आता था और जब बाबू के साथ था उस वक्त तो मुसलसल ये लियारी में था, लेकिन जब इसके पीछे पुलिस और दीगर इदारे पड़ते थे ये ईरान भाग जाता था। वहाँ भी मफरूर था गो के, लेकिन ये मुख्तलिफ वक्तों में ये काम करता रहा है। और मुझे याद है गुलबर्ग के इलाके में 95 की शायद बात है, गुलबर्ग के इलाके में 2 उलमा शहीद हुए थे और उसमें हुसैन ईरानी गिरफ्तार हुआ था और जिसने दौरान इंटरोगेशन बताया था कि ईरानी सीआईडी के कहने पे इसने उन उलमा को टारगेट किया था। तो हुसैन ईरानी था, इसके अलावा अली ईरानी था, ये हलाक हो चुका है। रज़ा कमांडो था, ये भी हलाक हो चुका है। एक और रज़ा कमांडो जूनियर था, ये भी हलाक हो चुका है। इसके अलावा अल्लाह बख्श उर्फ आहू, ये भी मारा जा चुका है। इसाक लश्करी, ये भी मारा जा चुका है। आशिक शिकारी, कमाल उर्फ कमाला, एक था मोहिब शीदी, ये लियारी का था, ये भी मारा जा चुका है। इसके अलावा मुल्ला सुल्तान और उसके भाई थे, मुल्ला सुल्तान भी फिर बाद में मारा गया। इसकी बड़ी दहशत थी। मुल्ला सुल्तान वो था जो कि पहले हरकतुल मुजाहिदीन की तरफ से जाके अफ़गानिस्तान में इसने तरबियत हासिल की, फिर वहाँ ये जो शुमाली इताद के ख़िलाफ़ इनकी लड़ाई चल रही थी वहाँ पे इसने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और बाकायदा ट्रेंड एक कमांडो था। लियारी में जब ये आया तो इसने बहुत से लड़के ऐसे लड़के थे जो नए जुराइम की दुनिया में आए थे, उनको तरबियत देता था और इसने भी बड़ा नाम बनाया था, लेकिन आगे चल के ये भी मारा जाता है। एक था बंदूक नाम का था और उसके बाद एक मजीद स्पीड भी बहुत बड़ा गैंगस्टर गुजरा है जिसको हमने लियारी में एक पुलिस इनकाउंटर में मारा था। ये भी एक बड़ा बदनाम ज़माना गैंगस्टर था। ये तमाम लोग जब नए नए आए तो ये इसके अलावा और भी लोग थे, ये तमाम लोग वो थे जो कि बाबू डकैत की शागिर्दी इन्होंने इख्तियार की थी और उसके साथ मिलके काम कर रहे थे। उसके इशारे भी किसी की भी जान लेते थे और मुख्तलिफ गलियों में लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में इनके मंशियात के अड्डे भी साथ साथ चल रहे थे। दूसरी तरफ अल्लाह बख्श उर्फ काला नाग जेल से जब छुट कर आता है तो चूंकि उसका गैंग तो पीछे मारा जा चुका था, लोग खत्म हो चुके थे उसके खानदान के बहुत से, और इसको एक हीरोइन के नशे की लत भी थी तो ये बीमार होके उस बीमारी में ये इंतकाल कर जाता है। अब बाबू डकैत के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। हाजी लालू, रहमान और दूसरे बहुत से लोगों को अपनी शागिर्दी में ले चुका था और रहमान उस वक्त बाबू डकैत के लिए कोई खतरा नहीं था और ना ही बाबू डकैत ने भी सोचा था कि रहमान उसके लिए आगे चल के इतना खतरनाक होगा। हाजी लालू खुद भी एक मंशात फरोश था और उसका शेरू और दादल की फैमिली से भी ताल्लुक था। फिर रहमान को भी उसने अपने पास रखा था, तो उसके दिल में था कि किसी तरीके से अपना गैंग मजबूत करे और इस काबिल करे कि बाबू डकैत को या तो उसके गैंग को ख़त्म कर सके या उसको नीचा दिखा सके। तो उसने भी उसके 6-7 बेटे थे, उसके भांजे भतीजे, उसके रिश्तेदार थे बहुत से, और उसके अपने बहुत से जुराइम पेशा अफराद थे जिनसे उसका राब्ता था। तो आहिस्ता आहिस्ता हाजी लालू ने भी अपने गैंग को मजबूत करना शुरू किया और उसके बेटे और उसके जो गैंग था
वो भी मंशियात फरोशी के साथ साथ किडनैपिंग फॉर रैंसम करने लगा, बत्ताखोरी भी करते थे वो, लेकिन वो कलाकोट की तरफ नहीं आते थे, वो अभी ज़्यादातर दूर रहते थे। रहमान चूंकि छोटा था, रहमान लियारी में भी होता था, वहाँ जहानाबाद भी जाता था, लेकिन वो छोटी मोटी चोरी चकारी और छुप के मंशियात बेचना या इस टाइप की चीज़ें करता था। और अभी उसकी कोई शनाख्त नहीं थी सिवाय इसके कि वो दादल का बेटा है। बाबू डकैत एक बहुत ही चालाक और एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था। उसे पता था पुलिस से कैसे बचना है और किस तरीके से पुलिस को उसने चकमे दिए, और उसको सामने से रूह बदलने का माहिर था। कहा जाता है कि सामने से पुलिस के निकल जाता था, उसको लोग पहचानते नहीं थे, बहुत से लोग पुलिस वाली शनाख्त नहीं कर सकते थे, और उसकी दहशत ऐसी थी कि कोई मुखबर उसके खिलाफ काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो पुलिस उसके पीछे आती थी। अचानक बाबू डकैत अपने गैंग के साथ गायब हो जाता था। जब पुलिस चली जाती थी तो फिर दोबारा उसी तरीके से अपने इलाके में वापस आके काम शुरू कर देता था, और पुलिस से अक्सर उसका पुलिस मुकाबला भी रहता था। और बाबू डकैत का एक भाई पुलिस मुकाबले में मारा भी गया। दूसरी तरफ रहमान भी दम पकड़ता जा रहा था, और उसने अपने इलाके के दोस्तों को, बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया, और उसकी शादी हो जाती है गोली मार के सेठ यूसुफ की बेटी से। और ये रिश्ता भी हाजी लालू ने कराया। हाजी लालू का एक बेटा अरफात, वो उसकी शादी भी सेठ यूसुफ की दूसरी बेटी से हुई थी, तो ये दोनों हमजुल्फ भी थे। तो अब ये आपस में रिश्तेदार भी हो चुके थे। उस जमाने में हाजी लालू, बाबू डकैत और रहमान डकैत के अलावा भी कुछ और लियारी के मंशियात फरोश थे, जिनमें हाजी असलम, मलिक फारूक और सलामू का एक गैंग था, जिसके भाई भी सलामू, उसका भाई शहजाद, नासिर, ये तमाम भाई बाद में कत्ल भी हो गए। तो मलिक फारूक जो था वो भी गैंगस्टर था, वो पंजाब से उसका ताल्लुक था, लेकिन पला बड़ा लियारी में था, उसका भी गैंग था। ये भी फिर इनके ख़ानदान के कुछ लोग कत्ल हुए दुश्मनी में, तो ये भी फिर इलाका छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। तो लियारी में मंशियात फरोश अपने अपने तौर पे काम कर रहे थे, और कोई खुल के काम कर रहा था, कोई छुप के काम कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोग बाबू डकैत के साथ थे। रहमान डकैत ने भी इसी दौरान अपना नाम बनाना शुरू कर दिया, और ख़ास तौर पे जब 94-95 में कराची में ऑपरेशन चल रहा था, तो उस वक्त पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लियारी में जब इस पर रेड किया, तो इसकी फायरिंग से एक हवलदार शहीद हो जाता है, जिसके बाद रहमान फरार हो गया वहाँ से। और लेकिन ये कि इस वाक़े से रहमान की अच्छी खासी धाक बैठ गई इलाके में, और लोगों को पता चल गया था कि ये भी अब एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल बनने जा रहा है। दूसरी तरफ बाबू डकैत ये तमाम चीज़ें देख रहा था, और लेकिन वो बहुत तेज़ अयार और समझदार आदमी था। तो वो इलाका, जब भी इलाके में ऑपरेशन शुरू होते थे, वो इलाके से अचानक गायब हो जाता था, और या तो कहा जाता है कि ईरान चला जाता था, बाज़ औक़ात वो बलूचिस्तान के इलाकों में रुपोश हो जाता था, और बाज़ औक़ात अंदरूनी सिंध जाके पनाह लेता था। अब उसने पथारेदारी शुरू कर दी थी। अंदरूनी सिंध के बहुत से डकैत गैंग थे जो वहाँ आते थे, और वही पुराना धंधा बैंक डकैतियाँ। तो इसके ताल्लुकात तो थे अंदरूनी सिंध के डाकुओं के साथ। तो वो जब भी आते थे कराची में, बाबू बाज़ औक़ात उनको पनाह देता था, बाज़ औक़ात उनको लड़कों की ज़रूरत होता था, वो लड़के देता था उनको डकैत गैंग की मदद के लिए। बाज़ औक़ात रेकी करके इसकी टीम देती थी। तो वो सिलसिला भी साथ साथ चल रहा था बाबू का। अब ये होता था कि बाबू अगर इलाके में नहीं भी है, तो उसकी टीम इलाके में होती थी, और वो पूरे लियारी में दन बनाते फिरते थे। उस वक्त तक रहमान भी अपनी टीम जो कोई बना चुका था, उसकी दहशत भी अच्छी खासी एक कालाकोट, अफशानी गली वगैरह में थी। लेकिन ये कि उस वक्त तक रहमान का वो नाम नहीं हुआ था जो कि बाबू का था, लेकिन इनकी झड़पें शुरू हो चुकी थी आपस में। अब बाबू डकैत आहिस्ता आहिस्ता उम्र के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहा था जहाँ उसके लिए गैंग वॉर या कोई भी लड़ाई लड़ना मुश्किल था। तो अब वो ज़्यादातर पस मंज़र में रहता था, और उसकी टीम हुसैन ईरानी, मजीद स्पीड वगैरह ये सामने रहते थे, और सारे काम अब ये टीम के लड़के करते थे, इलाके इसमें बांटे हुए थे।
और रहमान के लड़कों से इनकी झड़पें होती थी और एक दूसरे पर अटैक भी करते थे, जिसमें दोनों के लोग मारे जा रहे थे। इसी दौरान 95 में रहमान गिरफ्तार हो जाता है और जेल चला जाता है। गो के रहमान जेल चला गया, लेकिन उसका गैंग बाहर था, उसके जो वफादार साथी थे वो भी बाहर थे, और वो इलाके में रहमान की गैंग को उसी तरीके से उन्होंने कायम रखा और उसके अड्डे वैसे ही चलते रहे। एक दिन जब रहमान को सिटी कोर्ट पेशी के लिए लाया जाता है तो वो वहाँ से पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है और इलाके में आकर अपना गैंग दोबारा से संभालता है। सिटी कोर्ट से फरार के बाद रहमान की कराची में शनाख्त बन चुकी थी और अब बाबू के लिए वो प्रॉब्लम था। बाबू चूंकि बूढ़ा होता जा रहा था और उसने पुलिस की भी रेड पड़ते थे, उसके साथी भी कुछ पकड़े गए थे, कुछ मारे जा रहे थे, गो के उसका गैंग था, लेकिन उसके बावजूद उसने फैसला किया कि बीमार भी रहने लगा था, तो उसने फैसला किया कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ और केसेस का सामना करूंगा, और अगर केसेस से जान छुटती है तो बकिया जिंदगी आराम से गुजारूंगा। तो बाबू अपने आप को पुलिस के सामने पेश करता है और जेल चला जाता है। बाबू के जेल जाने के बाद रहमान और उसके गैंग ने जब अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाई तो उसके इख्तलाफात हाजी लालू के साथ हो गए और उसके बेटे अरशद पप्पू और रहमान में तल्ख कलामी के बाद ये दोनों के दरमियान लियारी की बदनाम तरीन गैंग वार शुरू होती है, जिसमें दोनों तरफ के दर्जनों लोग मारे जाते हैं। और लियारी ने वो खून रेजी फिर कई साल तक देखी। अब रहमान ने बाकायदा तमाम इलाकों में अपने कमांडर्स मुकर्रर कर दिए थे और पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम भी बना ली थी, जिसमें जाहिद बलोच उसका दोस्त था जो नवालैन का रहने वाला था, लेकिन बलोच अलहदगी पसंद तंजीम से ताल्लुक था और BSO का एक मेंबर था। उसने रहमान को मशवरा दिया कि आप अगर मजबूत होना चाहते हैं तो पूरे कराची के बलोच आबादियों में अपने कमांडर मुकर्रर करें, और आपको बलूचिस्तान के जो सरदार हैं और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें वो भी आपको सपोर्ट करेंगी, उनकी मदद भी शामिल होगी, और लियारी को बलोच अलहदगी पसंदों के लिए एक हेडक्वार्टर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। और रहमान ने यही मशवरा उसका समझते हुए और मानते हुए पीपल्स अमन कमेटी तश्कील दी। उसमें तमाम बलोच और मज़ाफ़ाती इलाकों के जो भी क्रिमिनल्स थे उनको उसमें शामिल किया, और अब वो उन इलाकों के ये क्रिमिनल्स जो थे, मंशात फरोश थे, गैंगस्टर थे, अब उन इलाकों के कमांडर्स कहलाए जाने लगे। जेल में कैद बाबू डकैत बीमारी की हालत में उसको फालिज का हमला होता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज होकर बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पर लग जाता है, और इसी मेडिकल बेस पे उसको जमानत होती है और घर आकर वो गोशा नशीन हो जाता है और खामोशी से आके बैठ जाता है। गो के उसके भाई भी उसके साथ थे, उसके भतीजे, उसके बेटे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसकी फैमिली में शरीफ लोग थे और उनका ताल्लुक नहीं था जुर्म से। बाबू का एक बेटा अनीस क्रिमिनल एक्टिविटी में था और वो भी एक गैंग चला रहा था। बाबू के गैंग में जो लोग थे उसके साथ थे, और रहमान ने जब बाबू की तरफ से उसको पेशकश की गई कि मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, और जब मैंने तुम्हारे चचा को कत्ल किया था वो हमारा राजीनामा हो गया, तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचाओं ने मुझे, पूरी फैमिली ने माफ़ कर दिया था और वो सारी तयशुदा चीज़ें, तो मेरा तुमसे कोई अब झगड़ा नहीं है। तो बाबू कमज़ोर भी था, तो रहमान के लिए उसने सिफारिशें ढूंढी और लोगों को बीच में डाला। तो रहमान ने उसको इस शर्त पे उसके साथ सुलह की कि उसका बेटा अनीस और उसकी गैंग के लोग लियारी में नहीं आएंगे, क्योंकि रहमान को खदशा था कि अगर ये आए तो हो सकता है कि ये अपने दूसरे क्रिमिनल्स के साथ मिलके मजबूत गैंग बनाएं और उसको टफ टाइम दें। बाबू के जो उसके साथ साथी थे, मजीद स्पीड, हुसैन ईरानी, अली ईरानी और मुल्ला सुल्तान वगैरह, ये तमाम भी अब बढ़ चुके थे, और बाबू के कमज़ोर होने के बाद ये भी कोई इसमें से फरार हो गया, कोई कमज़ोर होकर छोटा गैंग बना लिया, और आपस में भी इनके इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से फिर एक एक करके मारे जाने लगे और कुछ जो बच गए वो इलाका छोड़ के भाग गए। हुसैन ईरानी वो ईरान चला गया, अली ईरानी को उसके साथियों के साथ, चूँकि वो अरशद पप्पू गैंग के साथ मिल गया था, उसको रहमान डकैत और उसकी टीम ने हब चौकी के करीब इनको फायरिंग करके हलाक किया, जबकि मुल्ला सुल्तान को इन्होंने
उसको भी इन्होंने निशाना बनाया लियारी में, और एक एक करके इन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारते गए। मजीद स्पीड जो था वो भी पप्पू के साथ और गफ्फार ज़िक्री के साथ मिलके काम करने लगा, और उसने अपना सिलसिला पप्पू ग्रुप के साथ जोड़ लिया था। रहमान के लिए मैदान तकरीबन साफ था लियारी में, सिवाय अरशद पप्पू गैंग के, जो कि उसके साथ अक्सर झड़पें करता रहता था। ये इनकी गैंग वार बाकायदा खुली चल पड़ी थी। इसी दौरान रहमान ने अरशद पप्पू के एक रिश्तेदार, उसकी वाइफ के मामू अनवर भाईजान, जो कि बलोच इत्तेहाद तहरीक के लीडर थे, उनको लियारी में कत्ल किया एक हमला करके, जब वो कब्रिस्तान से एक जनाजे से वापस आ रहे थे। और रीज़न उसने ये बताया कि वो अरशद पप्पू को सपोर्ट करते थे और रहमान डकैत के ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी करते थे, कंप्लेनिंग करते थे, जिसकी वजह से रहमान ने इनको कत्ल किया। काफी दुश्मनी था उनसे। हमें अपना लगे कि वो किसी जनाजे में आ रहे, तो हम लोग पहले वहाँ पर रोड पे भेज दिए थे, मरीक्षा रोड पे। तो जैसे ही आया हमने उस पर फायरिंग किया, वो पहले नलाक हो गया और जो उसका काफी जख्मी हो गया, तो हम लोग मौके पर खड़ा हो गए। अब रहमान के टारगेट पे बाबू डकैत भी था। चूंकि बाबू डकैत कमज़ोर हो गया, बूढ़ा हो गया, सब कुछ होने के बावजूद उसका नाम इतना था, उसका पुराने ज़माने में जो उसकी दहशत थी, लोग उसको अब भी उस हवाले से जानते थे, और लियारी में उसका नाम था। बेशक वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी एक रहमान के दिल में थी कि किसी तरीके से इसको कत्ल करके मैं अपने चचा का बदला भी लूँ और एक नाम कायम कर लूँ। बाबू डकैत को मारना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसको ख़तरा था कि बाबू का बेटा अनीस और उसकी टीम भी मौजूद थी। तो उसने सबसे पहले फैसला किया कि किसी तरीके से अनीस और उसके साथियों को कत्ल करे। खालिदज़दा बाबू डकैत अब बिस्तर पे लग चुका था, उसकी टीम दरपदर हो चुकी थी, और उसका बेटा अनीस, उस पर रहमान से मुआहदे के तहत उस पर पाबंदी थी कि लियारी में न वो आएगा न उसका गैंग आएगा। तो लियारी में अब समझे बाबू डकैत का चैप्टर एक तरीके से क्लोज हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद माजी में जो बाबू की दहशत थी, जो उसका नाम था, वो रहमान को पता था। और जो जुराइम की दुनिया में जो लोग थे और जो लोग इस करीब से सारे सिलसिले को देख रहे थे, उन्हें पता था बाबू एक बहुत बड़ा नाम रहा है। और रहमान की ख्वाहिश थी, बेशक बाबू बूढ़ा हो चुका है, माजूर हो चुका है, इसे मार कर मैं अपने चचा का बदला भी लूं। और दूसरा, उसे इल्म था कि उसके बाप ने, उसके चाचाओं ने बाबू के उरूज के दौर में कैसा दौर देखा था, और उन्होंने मजबूरी में बाबू से सुलह भी की थी। तो वो ज़िल्लत और वो जो चीज़ें रहमान के दिल में थी, वो कभी नहीं गई थी। उसने फैसला किया था जब भी मौका मिलेगा मैं बाबू को ख़त्म करूंगा। अब वो मौका और वो टाइम आ चुका था। जून 2004 में बाबू डकैत का बेटा अनीस अपने गैंग के साथ लियारी दोबारा वापस आ जाता है, और इसके आने से रहमान और बाबू डकैत के दरमियान जो मुआहदा हुआ था वो टूट जाता है। गो कि बाबू इसके हक में नहीं था कि अनीस इलाके में रहे, लेकिन वो अपने बाप को बीमारी की हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान खतरे में डाली और लियारी आ गया। अनीस रेक्सर लाइन में एक शादी की तकरीब में आता है और वहाँ अपने साथियों के साथ बैठा है, जिसकी इत्तला रहमान और उसके गैंग को हो जाती है। और रहमान ने ये इत्तला पाते ही प्लान किया कि हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि हम बाबू को एक ज़रब लगाएं। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस शादी की तकरीब में फायरिंग की, जिससे बाबू डकैत का बेटा अनीस और उसका एक साथी मौके पे मारे जाते हैं। अनीस की मौत बाबू डकैत के लिए उसकी कमर तोड़ने के मुतरादिफ थी। अब बाबू डकैत मज़ीद गोशा नशीनी में चला गया और उसने कुछ लोग रहमान की तरफ भेजे और उसको कहलवाया कि जी जो तुमने किया ठीक है, अब हमारी मज़ीद कोई दुश्मनी नहीं है, और बराए मेहरबानी अब मुझे इन तमाम गैंग वॉर इन चीज़ों से अलग समझो। मैं बीमार आदमी हूँ, मैं न कुछ कर सकता हूँ न करना चाहता हूँ, तो मुझे आप माफ़ी समझें। लेकिन रहमान का असल टारगेट अनीस नहीं बाबू था। तो रहमान ताक में था कि किसी तरीके से उसको मौका मिले और बाबू का भी वो काम उतार दे। और रहमान को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सिर्फ 20 दिन बाद ही जब बाबू डकैत कोर्ट जा रहा था, उसके साथ उसका एक रिश्तेदार साजिद भी था, जो उसके लिए गनमैन भी था, उसकी टेक केयर भी करता था।
और एक रिक्शा ड्राइवर इनके साथ था। रिक्शे में बाबू कोर्ट जाता था, आता था। तो ये तला रहमान के पास पूरी थी, उसने रिकी करवाई हुई थी और इन चीज़ों को देखते हुए रहमान ने प्लान किया और बाबू डकैत को उस वक्त निशाना बनाया जब वो कोर्ट के लिए निकल रहा था। रहमान ने जुम्मन शाह प्लाट कलाकोट के पास जहाँ से बाबू डकैत गुजरता था वहाँ अपने गैंग के साथ बैठ गया। इनके पास कलेक्शन कॉफ़ी थी और जब बाबू का रक्षा वहाँ से गुजरा है तो इन्होंने सुबह 9 बजे कोर्ट जाते हुए इन पे कलेक्शन कॉफ़ी से फायरिंग कर दी, जिससे बाबू डकैत मौके पे हलाक हो गया। रक्षा ड्राइवर को इन्होंने सिर्फ जख्मी किया, जबकि साजिद जो कि बाबू का रिश्तेदार उसका गनमैन भी था उसको भी इन्होंने मौके पे ही मार दिया। 2004 में हमें इतना मिली कि बाबू डकैत जो है कोर्ट जा रहे हैं रिश्ते में, तो हम लोग पहले ही बैठ गए वहाँ रास्ते में। जैसे ही वो आया हम लोगों ने इसके पीछे पिस्टल और कलाकन पोपर से फायरिंग किया, उसमें जो बाबू डकैत और दो उसके साथी हलाक हो गए थे। बाबू डकैत की मौत के साथ उस्तादों के उस्ताद बाबू डकैत का दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और बाबू डकैत जिसने लियारी के एक पहले गैंगस्टर होने का एजाज़ हासिल किया था, जुराइम की दुनिया में नित नए तरीके निकाले थे, अब उसका टाइम ख़त्म हो चुका था और उसकी जगह अब रहमान जो कि पहले ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, अब बिला शिरकत गैर लियारी का मालिक बन चुका था। वो के अरशद पप्पू, हाजी लालू और इन लोगों से उसकी गैंग वॉर चल रही थी, मजीद स्पीड वगैरह से, लेकिन बाबू डकैत का उसने पूरी प्लानिंग के साथ खात्मा करके एक तो उसने अपना बदला ले लिया और दूसरा उसने लियारी में जो धाक बिठाई वो मरते दम तक उसकी धाक फिर कायम रही। दोस्तों, उम्मीद है आपको लियारी के पहले गैंगस्टर उस्तादों के उस्ताद बाबू डकैत की स्टोरी पसंद आई होगी।